बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC देखने वाले तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स को हमारा प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, पेश है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं ये खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को। उमर अब्दुल्ला साहब के दाएं जानिब तशरीफ फरमा है अब्दुल रहीम राठौर साहब और बाएं जानिब अली मोहम्मद सागर साहब। ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीरीना और सीनियर रहनुमा हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस से संबोधित हो रहे हैं। वो प्रेस के सामने अपनी पार्टी की तरफ से तैयार करदा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और मैनिफेस्टो में दर्ज अहम नुकात पर तबसरा भी कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी तमाम सियासी पार्टियां आवाम का सपोर्ट हासिल करने के लिए और वोटरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, रागिब करने के लिए एक इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो की सूरत में ये तमाम सियासी जमातें आवाम के सामने तहरीरन बड़े बड़े दावे और वादे रखते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में दर्ज वादे कभी पूरे नहीं हुए हैं और ना ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में दर्ज वादों को कभी पाई तकमील तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एक कागज की कश्ती होती है जो पानी में उतरते ही टाइम टाइम फिश हो जाया करती है। बाज़ सियासी पंडितों का मानना है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ऐसा नकली घोड़ा होता है जो कभी दौड़ता नहीं है। जहां तक मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ऐसा यख का गोला होता है जो वजन में भारी, जो दिखने में साफ और परखने में बड़ा मजबूत होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये यख का गोला धीरे धीरे पानी में तब्दील हो जाता है और फिर इस पानी को या तो जमीन चूस लेती है या फिर सूरज की तपिश निगल लेती है। खैर नाजरीन, हम मौजू पर आते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई तरह के मामला दर्ज होते हैं जिनको हल करने का वादा अवाम से किया जाता है अगर वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाए तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी किए गए इस मैनिफेस्टो को जब हमने गौर से देखने और परखने की कोशिश की तो यही महसूस हुआ कि ये रिवायती इलेक्शन मैनिफेस्टो है जिसमें बड़े बड़े दावे और वादे किए जा चुके हैं, लेकिन इस नियत के साथ कि इन दावों और वादों को न कभी पूरा किया जा सकता है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दावों और वादों को पूरा करने की कभी कोशिश कर लेगी। मैनिफेस्टो हाजा में तामीर और तरक्की के हवाले से जिन पॉइंट्स को, जिन नकात को उभारा गया, उठाया गया, हो सकता है कि 10, 20, 30% ये काम होके रहेंगे, लेकिन जहां तक सियासी मामलात का ताल्लुक है, जो दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सियासी मामलात के हवाले से इस मैनिफेस्टो में कर दिए हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम के उस पार इस पर मज़ीद चर्चा करने की कोशिश कर लेते हैं। तो करें शुरू तनवीर। तो फर्स्ट तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए वेयर इज द प्रॉमिस ऑन द एजुकेशन, वेयर इज दैट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। You sent me the old one, what you sent me before? Where's the free education in this? आप कह सकते हैं इसमें भी कर। अच्छा, इसमें
नाजरीन, आपने इस वीडियो क्लिप को गौर से देख लिया होगा। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एक कागजी घोड़े के सिवा कुछ भी नहीं होता है, और ये साबित कर दिया है उमर अब्दुल्ला साहब ने। जब वो इलेक्शन मैनिफेस्टो का पहला ही पॉइंट पढ़ने वाले थे तो वो कन्फ्यूजन के शिकार हो गए, क्योंकि जो वो बताना चाहते थे वो कागज पे लिखा नहीं था, और जो कागज पे लिखा हुआ था वो पॉइंट वो प्रेस के सामने रखना ही नहीं चाहता था। हालांकि अब्दुल रहीम राथिर साहब उनके दाएं जानिब जो बैठे थे वो इस इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। वो भी उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझाने में नाकाम रहे कि आखिर इस इलेक्शन मैनिफेस्टो कॉपी पे लिखा क्या गया है और वो बताना क्या चाहते हैं। ये दूसरी बात सुनिए। राथिर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। वादे वो करिए जो आप कल मुकम्मल कर पाओगे। उमर अब्दुल्ला साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपके दादाजी ने, आपके पापा जी ने और आपने आज तक अवाम से कौन से वादे किए जो पूरे हो पाए? जनाब आली, आपके दादाजी ने, आपके पापा जी ने और आपने बहुत बार इलेक्शन मैनिफेस्टोज में और पार्टी मैनिफेस्टोज में ये बात आवाम से कही कि हम प्री 53 पोजीशन जम्मू कश्मीर को वापस दिलाएंगे। क्या दिला पाए? आपके पापा जी ने 1996 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में आवाम से ये वादा किया था कि आप हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2/3 मेजॉरिटी दे दीजिए और हम आपको ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास करके दिलवा देंगे। हमने तो 2/3 मेजॉरिटी आपको दे दी थी, लेकिन आप ऑटोनॉमी दे नहीं पाए। यही वादा है ना आपका। आपके पापा जी ने और आपने 2002 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आवाम से यह वादा किया था कि हम अफस्फा और पोटा को यहां से हटा देंगे। क्या हटा पाए? आप जनाब आली ने 2008 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आवाम से यह वादा किया था कि मैं यहां पर तमाम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दे दूंगा। क्या आप अपना ये वादा पूरा कर पाए? नहीं ना। आपने 2008 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही ये भी आवाम से वादा किया था कि अगर आप इक़्तिदार में आओगे तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा करोगे। फिर आपने उन सियासी कैदियों को रिहा कर दिया था? नहीं ना। आपने 2008 के ही इलेक्शन में यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी। फिर 2-3 महीने आपने दिया था किसी किसी को रोजगार भत्ता, फिर उस स्कीम को क्यों बंद किया गया? आज तक ये पता नहीं चला, ना आपको ना हमें। आप जनाब आली को हमने रियासती अवाम ने कई बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर दिल्ली भेजा था ताकि आप वहां पे जाके जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों की बात करें, उनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा करके आए, एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके आए। लेकिन आपको मालूम है दिल्ली जाकर आपने क्या किया? आप वहां जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गोद में बैठ गए और हुकूमत के मजे लूटते रहे। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हमें 5 साल का मौका देंगे ताकि जो जो गारंटीज़ और जो जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को दोबारा इंशाल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे। उमर साहब, आप बता रहे हैं कि अवाम आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो को तोलें, परखें दूसरी पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टोज के मुकाबले में। ऐसा करने से क्या होगा? मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो चाहे आपका हो या किसी और पार्टी का हो, ये कागजी परिंदे होते हैं जो दिखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब उड़ाने की बारी आ जाती है तो उड़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर आप दावे के साथ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम आपकी पार्टी को वोट दे, मसनद इक़्तिदार पर बिठाएं, फिर आप यहाँ पर दूध की नदियां बहा देंगे। उमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको मालूम भी है कि 1947 से लेकर
2014 तक कितनी बार रियासती अवाम ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपको, आपकी पार्टी को वोट दिया, सत्ता दी, इख्तिदार दिया? कितनी बार आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप वजीर आजम बने, चीफ मिनिस्टर बने? अगर आपको मालूम नहीं तो मैं गिनवाता हूं। 1947 से लेकर 1953 तक आपके दादाजी रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम रहे। 1977 से लेकर 1983 तक आपके दादाजी और आपके पापा जी 3 बार वजीर आला रहे। 1983 से लेकर 1985 तक आपके पप्पू जी वजीर आला बने रहे। फिर 1987 में भी आपके पापा जी वजीर आला बने। फिर 1996 में भी आपके पापा जी वजीर आला बने। फिर 2008 में आप जनाब वजीर आला बने। कितनी बार आपको यहाँ की सत्ता चाहे, यहाँ का इक़्तिदार चाहे? आज तक आपने किया क्या? 3 पीढ़ियों ने किया क्या जो आज आप करोगे? बता दीजिए ना हमें। उमर साहब, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी हरी पार्टी PDP जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी सियासी रीजनल पार्टीज हैं और इन 2 पार्टियों ने ही यहाँ पर बहुत देर तक, बहुत अरसे तक हुकूमत की इक़्तिदार संभाला। और यह भी एक हकीकत है कि इन्हीं 2 पार्टियों के दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर के अवाम ने सब कुछ खोया। सदर रियासत, वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, आइन, परचम, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, हमारे आबी ज़खायर, हमारे जंगली वसाइल, हमारा मादनियात, हमारी इज्जत, हमारी असमत, हमारा विकार, हमारे नौजवानों की नौजवानी और हमारे नौजवानों का गरम गरम लहू, हमारी ज़मीनें, हमारा रोजगार और पता नहीं क्या क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर इक़्तिदार में ही हमसे लूटा गया, हमसे छीना गया। आज फिर आप जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकल पड़े। क्या आपको इस सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने में शर्म नहीं आती है? हम जानते हैं, हमें मालूम है, अब की बार भी मरकजी सरकार या फिर कहिए मरकजी एजेंसियों ने आपकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP को इक़्तिदार की गद्दी पर बिठाने का मन बना लिया है। क्या आपको मालूम है कि इस तरह का इरादा उन्होंने क्यों जाहिर किया है? ऐसा इसलिए कि मरकजी सरकार आपसे, यानी आपकी पार्टी से या फिर PDP से 5 अगस्त 2019 को ले गए फैसले को वेट कराना चाहती है। एंड उसी तरह जिस तरह से 1953 से लेकर 1977 या कहिए 75 तक जो मरकजी सरकार ने यहाँ फैसले किए थे, उनको वेट कराने के लिए उस वक्त उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हुकूमत फराम की और उन तमाम नाजायज फैसलों को जायज करा दिया। Government of India is not willing to do it of its own will. We will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने की बात कर रहा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि स्टेटहुड वापस आ ही जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को रखा। पार्लियामेंट हाउस में भी उन्होंने अपने इस वादे को अवामी नुमाइंदों के सामने रखा था और इस बात का अज़म नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कई बार अवामी जलसों से खिताब करने के दौरान किया था। अलबत्ता बड़ी बात यह थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा जाहिर करती कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से जोड़कर एक ऐसी ही रियासत बना देंगे जैसे रियासत ये 5 अगस्त 2019 से पहले थी। कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं और अपना हक वापस हासिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है ये किस बारे में बात कर रहे थे? ये दफा 370 और 35A के बारे में बात कर रहे थे। बता रहे थे कि अगर बीजेपी को ये चीजें यहाँ से हटाने में 10-20 साल लगे तो हम भी 10-20 साल में नहीं, कम से कम 5-8 साल में इस चीज को वापस लाने में जरूर कामयाब होंगे।
बता रहे थे कि मुल्क के हालात कभी न कभी बदल जाएंगे और हालात बदलने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला बदल सकता है और मरकजी सरकार भी अपना फैसला बदल सकती है। नाजरीन, उमर अब्दुल्ला पर ये अंग्रेजी कहावत यहाँ पर फिट बैठती है कि ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। उमर अब्दुल्ला साहब शायद बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहा है, जी रहा है। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए था जो फैसले, जो इक़दामात नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं उनको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। न उनको सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, न उनको कोई दूसरी पार्टी बदल सकती है, न उनको कोई दूसरी हुकूमत बदल सकती है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत ही क्यों ना हो। कांग्रेस की सरबराही वाली इंडिया अलायंस अगर कभी इक़्तिदार में आ जाती तो ये सरकार भी वो फैसले नहीं बदल पाएगी जो फैसले 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने लिए थे, क्योंकि वो तमाम के तमाम फैसले नेशनल इंटरेस्ट में हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के इरादों में कोई वाज़ह फर्क नहीं पाया जाता है, अलबत्ता तरीकाकार में फर्क है। जो काम कांग्रेस धीरे धीरे करना चाहता था वही काम बीजेपी ने एक दम और एक साथ कर लिया है। कांग्रेस ने हमारे स्पेशल स्टेटस को पहले ही खोखला बना के रख दिया था। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर रियासत, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा इलेक्शन कमीशन, ये बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस हमसे छीन चुका था। लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी चुनाच एक जाट पार्टी है, उन्होंने जो कुछ भी अब बचा खुचा हमारे पास रहा था उसको एक ही झटके में फना कर दिया। बस यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।